Assalamu alaikum students. 10th class, I am your teacher Sayyida Mehnaz, and today is our topic The Rain, unit number 5. It's a poem and the name of this poet W.H. Davies. Here is some important points like connotation, denotation. इस नज़म को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हमें मालूम हो connotation क्या है, denotation क्या है, और what is metaphor and personification. कॉनोटेशन कहते हैं कोई भी कॉन्टेक्चुअल और इमोशनल मीनिंग्स को, यानी इशारती मानी जो कि असल मानी की जगह, असल मीनिंग की जगह हम उसका लफ्जी मानी या उसका इस्तिलाही मानी इस्तेमाल करते हैं. इस नज़म में इसका इस्तेमाल हुआ है. डिनोटेशन लिटरल मीनिंग, यानी उसका लुगत के एतबार से जो मायनी होता है उसको डिनोटेशन कहते हैं, और कॉनोटेशन को कहते हैं जो इस्तिलाही मायनी हो, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, एंड डिनोटेशन लिटरल मीनिंग, लफ्जी मायनी या लुगत का मानी. मेटाफोर क्या है? जैसे हम तशबीह कहते हैं किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबे ठहराना. आगे तशबीहात की जो इकसाम है उनमें से एक है मेटाफोर एंड पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन, तकसीम. मेटाफोर इस्तारा तो बोलते हैं, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, दो गैर मुमासिल यानी आपस में जो मिलती जुलती ना हो उन चीज़ों के दरमियान मुवाजना करना मेटाफोर कहलाता है. कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यानी जो एक दूसरे के मसावी ना हो, बराबर ना हो, गैर मुमासिल चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, उनका यानी तशबीह देना उन दोनों को एक दूसरे के साथ. जैसे एक इंसान को की ताकत को तशबीह दी जाती है, किसी ही इज़ अ ब्रेव मैन लाइक अ लायन, किसी इंसान को शेर की तरह कह देना. शेर और इंसान ये दोनों मुख्तलिफ अजनास से जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं, अलग हैं एक दूसरे से. एक जानवर है, एक इंसान है, लेकिन ताकत को शो करने के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है कि वो शेर जैसा ताकतवर. इसलिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ों में मुवाजना करना या उनको इशारा करना एक चीज़ की ताकत से दूसरी चीज़ की ताकत के साथ, ये इस्तारा कहलाता है. पर्सोनिफिकेशन फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन ट्रेट्स. ऐसी तशबीह कि जिसमें एक किसी ख्याल को या किसी चीज़ को इंसानी औसाफ से मंसूब कर दिया जाए. जैसे इस नज़म में हम पढ़ेंगे, इस नज़म में सेहतमंद पत्तों यानी रिच लीव्स, पुअर लीव्स, ये इस्तेमाल हुआ है. पुअर लीव्स, रिच लीव्स, ये एग्जाम्पल्स हैं मेटाफोर के. जबकि पत्ते जो हैं अमीर और गरीब नहीं होते, लेकिन यहाँ पर गरीब लोगों और अमीर लोगों या सेहतमंद लोग और कमज़ोर लोगों को तशबीह दी गई है रिच लीव से और पुअर लीव से. और यहाँ पर ये दो मुख्तलिफ जिन्सों को एक दूसरे से तशबीह दी है, इसलिए इसको मेटाफोर की ये एग्जाम्पल्स हैं. और जो पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल्स हैं वो हैं पत्तों का पानी पीना, जब और पत्तों का दूसरों को इंसानी औसाफ की तरह यानी लोगों में तकसीम करना, बांटना, इसको यानी लोगों के इन औसाफ को पत्तों के quenching water and deliver to another
ये सब इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी पत्ते पानी पीते हैं, फिर जो बच जाता है वो दूसरों को दे देते हैं, जबकि वो इन चीज़ों से मुस्तस्ना है, लेकिन इंसानी इन औसाफ को इन पत्तों से तशबीह दी है। इस टेक्निक को, इस फिगरेटिव लैंग्वेज को तजसीम यानी पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उनकी फीलिंग्स का इजहार एक पत्तों के साथ किया गया। पत्तों के पानी पीने या पत्तों का डिलीवर करना, अपनी चीज़ों को शेयर करना, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन शायर ने इसको एज ए पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। इस नज़म में, इस पोएम में हम दो स्टैंजास हैं। फर्स्ट स्टैंजा इन विच वी रीड अबाउट रेन। बारिश किसको पसंद नहीं होती? बारिश को लेकर शायर ने दो स्टैंजा यूज किए हैं। फर्स्ट स्टैंजा में उसने बारिश का जिक्र किया है और सेकंड स्टैंजा में उसने सूरज का जिक्र किया है। बारिश उसने इंडिकेट करती है या बारिश को उसने स्टिमुलाइज किया है या उसने जोड़ दिया है अनजस्टिस को उसके साथ, अनइक्विटी के साथ, यानी गैर मसावी बारिश ऐसी है कि जब बारिश होती है शुरू के जो ऊपर वाले दरख्त के पत्ते हैं वो तो मुकम्मल तौर पर धुल भी जाते हैं, वो पानी खूब, यानी बारिश का जितना पानी उससे मुस्तफीद होते हैं, इसलिए वो सरसब्ज हो जाते हैं, डस्ट से दूर हो जाते हैं और हेल्दी हो जाते हैं। जबकि जो दरख्त के अंदर और नीचे करके जो पत्ते मौजूद होते हैं उन्हें वो पानी अच्छे तरीके से उन तक नहीं पहुंच पाता। सिर्फ ऊपर के पत्ते जब खुद सैराब हो जाते हैं, अपने सैराब होने के बाद जो पानी बाकी बचता है, यानी उनसे कतरा बकतरा वो नीचे आते जाते हैं और उसके बाद शुरू के पत्ते मुस्तफीद होते हैं, इसलिए वो रिच लीफ कहलाए या अमीर लोगों की तरफ इशारा है। और जो नीचे पानी आने तक, बारिश का पानी पर निचले पत्तों के आने तक उतना नहीं रहता और इस तरह कम तादाद में जो कतरे होते हैं वो निचले पत्तों को मुहैया होते हैं या फराहम होते हैं। और अक्सर औक़ात फिर ऐसे पत्ते, ये आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पत्ते पीले पड़ जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उन्हें प्रॉपर तौर पर पानी, हवा और रोशनी मुयस्सर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से क्लोरोफिल की उनमें कमी हो जाती है। इन कमियों की वजूहात से ये पत्ते आहिस्ता पीले होकर झड़ जाते हैं, यानी मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो शायर ने इसको तशबीह दी है अमीर लोगों, गरीब लोगों, यानी हमारी जो क्लासिफिकेशन है, डिवीज़न है इस सोसाइटी में, कि सोसाइटी में एक निज़ाम है जो कि मुनसिफाना नहीं है। बारिश को उसने इस गैर मुनसिफाना निज़ाम से बारिश ज़ाहिर करके, तो उसने इस गैर मुनसिफाना निज़ाम को नापसंद करते हुए उसकी तरफ इशारा किया है या उसकी तरफ नज़र दिलाई है कि इस तरफ इसकी क्या होता है कि लोग, जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा फैसिलिटी हासिल कर लेते हैं, उनको ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर होती हैं, उनके पास चूँकि अच्छा पैसा होता है, वो इस पैसे की बदौलत बहुत सी नेमतों से मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। जबकि जो गरीब लोग हैं, जो इन सब से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते, या अमीरों की जिन चीज़ों को वो ज़ाया कर देते हैं या उनकी तकसीम, यानी उनकी ज़रूरत की नहीं होती, तो वो फिर दूसरों में बांट देते हैं, तो जाकर वो चीज़ें गरीब लोगों के हिस्से में आती हैं। तो ये एक मसावी डिवीज़न, यानी गैर मसावी तकसीम है, जिससे शायर यानी जिसको नापसंद करता है। और फिर उसके बाद सेकंड स्टैंजा में शायर सूरज का जिक्र करता है कि सूरज की रोशनी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब सूरज निकलेगा तो तमाम दुनिया पे मसावी, यानी सूरज की रोशनी, बारिश तो किसी जगह पर होती है तेज़, कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, किसी जगह पर यानी ऊपरले हिस्से ज़्यादा बारिश से तर हो जाते हैं, जबकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो चीज़ें ढकी हुई होती हैं वो महरूम रह जाती हैं बारिश के पानी के कतरों से। जबकि सूरज के निकलने पर शायर ने एक उम्मीद का इज़हार किया है।
और उस इंसाफ का या उस मसावात का या मसावी निज़ाम के राइज हो जाने की तरफ इशारा किया है कि सूरज निकलेगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब सूरज निकलेगा और उसकी रोशनी चारों तरफ यकसा तौर पर फैलेगी, हर कोई यकसा तौर पर यानी चरीन परीन इंसान पत्ते हर जब ये सूरज निकलता है तो हर तरफ एक जैसी रोशनी ये सब फैलती है और एक जैसी रोशनी सबको मिलती है। तमाम लोग यानी ये डिवीज़न हकूक़ की राइट्स की इक्वल डिवीज़न पे बिलीव करता है शायर। सूरज के निकलने पर उसने इस रोशनी को यानी इस्तारा और के तौर पर इस्तेमाल किया है कि ये रोशनी जब सूरज की रोशनी हर जगह फैल जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर जगह हर इंसान चाहे वो अमीर हो या गरीब हो मसावी तौर पर अपने हकूक़ को हासिल कर सकेगा। और ये डिवीज़न इसकी रोशनी जो है इसकी डिवीज़न मसावी होगी तमाम लोगों के लिए, अमीर और गरीब, जानवर, इंसान, चरिंद परिंद सब के लिए मसावी तकसीम होगी इसकी रोशनी की। सो इस तरफ इसने इशारा किया है। Okay students, now there is some words and their meanings. Here sunna, drinking, पीना, rich, अमीर, poor, गरीब, beneath, नीचे, noise, आवाज़, wondrous, अनोखी, अजीब, हैरान कर देने वाली, fill, भरना, shine, चमक, drop, कतरा। Now we are going to read. I hear leaf drinking rain. मैं सुनता हूँ पत्तों को बारिश पीते हुए। I hear rich leaves on top. मैं ऊपर मौजूद भरपूर पत्तों को सुनता हूँ। Giving the poor beneath, नीचे के कमज़ोरों को देते हुए। Drop after drop, कतरे के बाद कतरा। This a sweet noise to hear, ये एक सुहानी आवाज़ है सुनने को। These green leaves drinking near, ये सब्ज़ पत्ते करीब ही पीते हुए। And when the sun comes out, next stanza, I already told you this stanza about sun comes and spread its shine everywhere. And when the sun comes out, और जब सूरज बाहर आता है, after this rain shall stop, इस बारिश के रुक जाने के बाद, a wondrous light will fill, एक अनोखी रोशनी भर देगी। Each dark drop, round drop, हर तारीक गोल बूंद को। I hope the sun shines bright, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज खूब चमकेगा। It will a lovely sight, ये एक प्यारा मंजर होगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें राइटर जो है वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा भी आएगा। इस वक्त अगर पीपल अपने इक्वल राइट्स नहीं रिसीव कर पा रहे तो उम्मीद है कि एक वक्त आएगा कि जब तमाम लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, अमीर और गरीब की कोई तफरीक नहीं होगी। What do the rich and the poor people stand for? Here is some additional questions. भरपूर और कमज़ोर पत्ते किसकी नुमाइंदगी करते हैं? Here is the rich leaves stand for rich people and poor leaves stand for poor people. Do you also like the sun coming out after rain and why?
क्या आप भी बारिश के बाद सूरज का निकलना पसंद करते हैं और क्यों? इफ़ इट इज़ विंटर then I like the sun coming out after rain. The lessens the cold. But in the rainy season, the sun after rain has the opposite effect to that. अगर सर्दियाँ हो तो मैं बारिश के बाद सूरज का निकलना पसंद करता हूँ, और अगर सर्दी कम होती है तो हम बरसात के मौसम में बारिश के बाद सूरज उसके उलट असर दिखाता है। अमूमन इसी तरह होता है कि अगर गर्मियाँ हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, या बरसात में हमें बारिश का होते रहना अच्छा लगता है और सूरज से गर्मी महसूस करते हैं। It's our vision and it's our opinion about sun and rain. But the theme of this poem, W.H. Davies' favorite theme are nature and hardship of the poor. This poem also has a symbolic meaning. The upper leaves catch the raindrops and quench their thirst. Afterwards, they pass on the drops to the lower leaves. This metaphor means that the rich get a golden chance first, and whatever remains trickle down to the poor people. But the poet hopes that there would be equality in the society, just like the sunshine which spreads all over the world equally. This sunshine is both for the dark round drop of the rain and the rich green leaves. W.H. Davies के पसंदीदा मौज़ूआत में फितरत और गरीबों की मुश्किलात शामिल हैं। इस नज़म का एक अलामती मायने भी है, और ऊपर वाले पत्ते बारिश की बूंदें हासिल करते हैं और अपनी प्यास मिटा लेते हैं। इसके बाद वो बूंदों को नीचे के पत्तों की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। इस इशारे के मानी है कि इस तारे के मानी ये है कि अमीरों को सुनहरा मौका पहले मिलता है, और जो कुछ बाकी बचता है वो टपक कर गरीबों तक जा पहुंचता है। लेकिन शायर को उम्मीद है कि मुआशरे में मसावात कायम होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज की रोशनी पूरी दुनिया पर मुसावी तौर पर फैलती है। ये रोशनी बारिश की स्याह गोल बूंद के लिए भी होती है और भरपूर सब्ज पत्तों के लिए भी होती है, यानी सबको इक्वली ये रोशनी मिलती है। Here is summary of this poem. I also write two quotations about this summary. Nothing is permanent except change. कुछ भी मुस्तकिल नहीं है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है सिवाय एक तब्दीली या बदलाव के। Another quotation, change is permanent law of nature. तब्दीली या बदलाव कुदरत का मुस्तकिल एक कानून है, यानी दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें तब्दीली नहीं आती। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है, वो पहले जैसी नहीं रहती। इसी कानून को इस पोएम में पोएट ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, और उसने कहा है कि अगर ये वक्त नहीं जो कि मुझे इस वक्त जो कि बदनज़मी या गैर मसावी कवानीन राइज हैं, उम्मीद है कि एक दिन ऐसा भी आएगा, क्योंकि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो मुझे उम्मीद है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम सब इन राइट से एक जैसा या इक्वली इससे मुस्तफीद होंगे। This poem was written by William Henry Davies, which known as W.H. Davies, जिसको W.H. Davies के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका मुकम्मल नाम विलियम हेनरी डेविस है। Was born at 1871 and died at 1940, जो कि 1871 में पैदा हुआ था and died at और 1940 में इसकी वफात हुई। He was the most famous British poets of the last century. ये सदी के आखिरी सदी के मशहूर बरतानवी
नज़म निगारों में से था। इन दिस पोएम डेविड यूजेस द मेटाफोर ऑफ द रेन falling on the leaves to describe the inequality that exists in our society. इस नज़म में डेविस हमारे माशरे में मौजूद अदम मसावात को बयान करने के लिए पत्तों पर गिरती हुई बारिश के इस तारे को इस्तेमाल करता है। द रिच स्टे ऑन टॉप, अमीर बलाई सतह पर रहते हैं, एंड रीप ऑल द बेनिफिट्स, और तमाम फवाइद समेटते हैं। द पुअर हैव टू मेक डू व्हाट द रिच लीव, गरीबों को इस पर गुजारा करना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ अस आर सो, कि अमीर उनके लिए क्या छोड़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस आर सो preoccupied with our lives that we do not realize this fact of life. हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इतने मगन हैं, preoccupied इतने मगन हैं our life, अपनी जिंदगी में we do not realize this fact of life, कि हम इसको, इस हकीकत का एहसास भी नहीं कर पाते। The poet hopes that one day, शायद उम्मीद करता है एक दिन equality shall rule the world, के मसावात तमाम दुनिया पर राज करेगी, या बराबरी तमाम दुनिया पर राज करेगी। द पुअर शैल गेट देयर ड्यू, और गरीबों को उनके तमाम वाजिबात मौसूल हो जाएंगे। एवरीवन विल हैव एन इक्वल शेयर इन रिसोर्सेज, हर किसी को उस बराबर तमाम उसके जो दुनिया में ज़रा उसकी मौजूद हिस्सा है, वो उसको बराबरी तौर पर, ये तमाम वसाइल को बराबरी तौर पर हासिल कर सकेगा। He says that it will be lovely sight to watch, वो साथ ये भी कहता है कि वो देखने में क्या खूबसूरत मंजर होगा। The poem can be enjoyed both ये नज़म एक खूबसूरत कुदरती मंजर के बयान एंड एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटीफुल नेचुरल सीन एंड एज एन एक्सपोजिशन ऑफ द ट्रूथ दैट एग्जिस्ट बिहाइंड द कर्टन ऑफ एवरीवन लाइफ। ये नज़म कुदरती मंजर को भी बयान करती है और रोज़मर्रा ज़िंदगी के पर्दे के पीछे जो पोशीदा हकीकत है उसको भी जाहिर करती है। इट इज लेमेंट ऑफ द ट्रूथ दैट एग्जिस्ट बिहाइंड द कर्टन ऑफ लाइफ। इट इज अ लेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड आल्सो होप फॉर बेटर टुमारो। ये मौजूदा समाजी दर्जाबंदी का एक नोहा या उसकी फरियाद भी है और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए उम्मीद का इजहार भी है। यानी शायर ने जो ज़्यादती लोगों के साथ की जाती है उसके बारे में भी जिक्र किया और साथ ही साथ आइंदा आने वाले कल की तरफ उसने उम्मीद भी दिलाई, यानी पुरुम्मीद रखा और उस उम्मीद के साथ कि एक दिन ऐसा भी आएगा, क्योंकि चेंजेस परमानेंट लॉ ऑफ नेचर के तब्दीली या बदलाव कानून कुदरती कानून है और ये बदलाव आकर रहेगा। आज अगर तकसीम गैर जानिबदाराना है तो एक वक्त आएगा कि जब हर कोई मसावी हकूक़ से मुस्तफ़ीद होगा। ओके स्टूडेंट्स, I summarize your
poem, and we know about the equality and inequality, justice and injustice, equal rights and मुसावी और गैर मुसावी हकूक़ का तकसीम, डिवीज़न हमने इस पोएम में पढ़ा। और दो कुदरती जो फिनोमिनास थे, जैसे कि बारिश और सूरज, इनके बारे में इस पोएम में पढ़ा। साथ ही साथ कोनोटेशन यानी इशारती और लफ्ज़ी मायनी, लुग़वी मायनी इस पोएम में जो इस्तेमाल किए गए उनके बारे में हमने जाना। और फिर मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन जो कि इस पोएम में यूज़ की, ये एक टर्म जो इस शायर ने अपने इस नज़म में यूज़ की, इंसानी औसाफ को का मुवाजना पत्तों से किया और उनकी अफ़आल जो वो करते हैं उनका भी मुवाजना उसने पत्तों के साथ किया। और हकूक़ की बजा आवरी या उनका हासिल करना उसने सूरज की रोशनी के साथ जोड़ दिया। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड and able to do your best in your life, in your school, in your home, everywhere। आप भी कोशिश करें कि जिस जगह, घर, बाहर, ऑफिस, स्कूल, जिस जगह भी आप मौजूद हों वहाँ पर आपके हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। जब आप इन दो चीज़ों की कोशिश करेंगे तो कभी भी मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं होगा और ना ही किसी एक के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि किसी भी इंसान को या मुआशरे की गैर मसावी तकसीम होती ही तब है जब कोई ज़ुबान या हाथ से अपने किसी फ़ेल से या अपने अल्फाज से लोगों को हर्ट करता है या तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है या उसके हुकूक की तलफ़ कर लेता है अपनी ज़ुबान से या अपने हाथों से। लिहाजा आप अपनी ज़ुबान और अपने अफ़आल से किसी को मत तकलीफ़ पहुंचाएं। अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन, यानी हमारे मज़हबी अमूर को भी अगर आप सही तरीके से बजा लाएंगे तो कभी भी कोई माशरा गैर मसावी तकसीम की तरफ नहीं जाएगा और माशरे में अमनो अमान भी होगा और इंसाफ के साथ हर हुकूक लोगों को डिलीवर होंगे। अगर आप किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे तो आपके साथ भी ज़्यादती नहीं की जाएगी। और कोशिश कीजिए कि कभी भी दूसरों के हुकूक को तलफ मत करें। इस तरह करने से इंसाफ में बिगाड़ पैदा होता है और हम कहीं ना कहीं मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने के सबब बन जाते हैं। लिहाजा हमें अपनी जगह पर, अगर हम एक स्टूडेंट हैं या एक उस्ताद हैं, जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं या जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी रैंक में हैं, हमें अपनी बेस्ट वन देना चाहिए। हमें अपने बेहतरीन कारकर्दगी सरअंजाम देनी चाहिए। अगर हम अपने काम के साथ वफादारी करेंगे तो कहीं भी किसी के साथ बदसलूकी नहीं होगी और ना ही गैर मुनसिफाना राइट्स होंगे, तक सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।